हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसका प्री एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग अपनी सिटी देख लीजिए आपका एग्जाम कहाँ लगा है। ओके, इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है। तो ये पूरी आपकी सीरीज चल रही थी, रिवीजन सीरीज। तो चलिए फिर उसी की आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब टॉपिक है एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक मिनट थोड़ा मैं छोटा कर दूँ। देखिए एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एनर्जी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जैसे ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो होता है सूर्य होता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी पौधे को खाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी जो शाकाहारियों का भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे तक होता है। कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है। अगर पूछा जाए शाकाहारी पौधे जो खाते वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और उत्पादक जो शाकाहारी मांसाहारी भोजन बनाते हैं उसको ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट एनर्जी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एनर्जी क्या है, सर्किल चलता रहता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों को अवशेष है जो कि बहुत वर्ष पहले जीते थे और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम आगे जानेंगे जीवाश्म ईंधन क्या, जैसे कोयला। कोयला जैसे आपका ये पता है कि कोयला नीचे से निकलता है। ये एक ठोस पदार्थ है। ये हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रा, रा, सॉरी सॉरी रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि कोयले के खाने कहाँ कहाँ पे हैं, तो बिहार के रानीगंज और झरिया और धनबाद में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कोयले के प्रकार कौन कौन से। जैसे कोयले के दहन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन होता है। एंथ्रासाइट कोयला कितना होता है, तो इसमें कार्बन होता है। सबसे अच्छा ये कोयला माना जाता है जो एंथ्रासाइट होता है, 80 से 90% कार्बन होता है। बिटुमिनस जो कोयला आपका होता है भारत में सर्वाधिक होता है। ये 60 से 80% कार्बन इसमें पाया जाता है। लिंगराइट में कितना होता है कार्बन, तो 40 से 60% पाया जाता है। पीट कोयला जो है 40% से कम कम है और ये निम्न स्तर का आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं तेल के बारे में। तेल ऑयल क्या है, ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा राजस्थान, गुजरात, असम की डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए तेल, ये सबसे ज्यादा तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेगा राजस्थान, गुजरात, असम, डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। कोई इम्पोर्टेंट है। अब पेट्रोल के बारे में याद कर पढ़ लेते हैं। यहाँ से एक सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पेट्रोल क्या होता है। पेट्रोलियम जो आपका है प्राकृतिक रूप से बनता है। इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे जमीन में निकलने वाला कच्चा तेल कई बार पूछा गया है, गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे राइफिन किया जाता है और राइफिन होने के बाद इसमें मिट्टी का तेल या डीजल, पेट्रोल, वायुयान का प्रयोग बनाने में ऑयल, LPG, मोम, कोल तार ग्रीस में बनाता है। तो ये कई बार पूछा गया है कोयला किस प्रकार का होता है, तो गहरे रंग और गाढ़ा तरल और बदबूदार होता है। तो याद रखिएगा, ये कई बार सीटेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जमीन से खजाना। देखिए जमीन से खजाना क्या निकला है, जैसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह पता लगा आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई के तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों से मशीनों से यह समझते हैं कि अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनों को डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। जैसे निकाला गया तेल जो आपका होता है गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिट्टी छुपी हुई होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग अलग को साफ करने के लिए तेल को रिफाइंस में भेजा जाता है। क्या तुम्हें कभी रिफाइन के बारे में सुना है। इस तेल में
हमें मिलता है, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन बनाते हो। एलपीजी जो खाने वाली आपकी गैस होती है, जो आपकी ये गैस में खाना बनता है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो एलपीजी। मोम, कोल, तार, ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है तो याद रखेगा। अब हम जान लेते हैं प्रकृति गैस क्या होती है। तो प्रकृति गैस के बारे में, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के उपयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और यह सिलेंडरों में भर कर लाई जाती है। इसे स्पीडिड प्रकृति गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग किया जाता है। अभी देखो सीएनजी की गाड़ी बहुत ज़्यादा अब चलने लगी है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जान लेते हैं एलपीजी गैस। ठीक है, थोड़ा इसका फुल फॉर्म भी जानिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो याद रखिएगा। मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें मिला होता है। यूजेस क्या होता है, इसमें खाना बनाने के लिए ये गैस में डाला जाता है एलपीजी। सीएनजी क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका प्रमुख घटक क्या है, मीथेन है, CH4, और इसका यूज जो आपका होता है वाहनों में किया जाता है। बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन 50 से 75%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 25 से 50% तक होता है। इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। ये नवीनतम साधन है या कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित होती है। ओके, तो याद रखिएगा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में, वायु ऊर्जा क्या है। वायु ऊर्जा को पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों में किए और खेतों की सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। जल विद्युत ऊर्जा क्या है, गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। जो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा उपयुक्त का टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भूतापीय ऊर्जा क्या है। वह ऊर्जा जिसमें पृथ्वी संग्रहित ताप से निकाला जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, बायोमास से प्राप्त ऊर्जा जो आपकी होती है। देखिए एक सेकेंड। बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ। बायोमास ऊर्जा के स्रोत, उन्हें सीधे जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इनमें विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण जैसे गन्ने की खोई या धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, बायोडीजल क्या है। ये रतन ज्योति जेट्रोफा के वृक्ष से प्राप्त होता है। जो बायोडीजल होता है ये किससे प्राप्त होता है, जेट्रोफा के वृक्ष से ये प्राप्त किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जल के बारे में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए आपने कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ा है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया टोटल मैंने लिया है, ताकि आपका एक एक नंबर ना रुके। जैसे जल के बारे में जान लेते हैं। जल क्या है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्रकृति संसाधन है जो भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जैसे अब यहाँ पे हम जान लेते हैं जल के। देखिए 100% तो जल होता है। लवणीय कितना होता है जल, तो 97 है। अलवणीय जल कितना होता है, 2.7% होता है। बर्फ के रूप में कितना होता है, 70%। पीने योग्य कितना होता है, 30%। लेकिन इससे भी कम होता है। ठीक है, अभी आगे हम बात कर लेते हैं। जल के क्षेत्र में जल मंडल कहते हैं।
यह जल के विभिन्न स्रोतों में जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों में मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जैसे महासागरों का लवणी जो है और मानवीय उपयोग नहीं है। लवण जल में केवल 2.7%, इसका लगभग 70% भाग बर्फ से चादरों से हिमनदियों और के रूप में अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जैसे जल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस जल का विद्यमान होता है। ओके, जैसे इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह तैरेगी। जैसे इसमें ये पूछा जाता है, यदि वस्तु अपने आयतन से ज्यादा पानी में विस्थापन करेगी तो क्या करेगी? वो तैरेगी। समुद्र का जल NaCl, सोडियम क्लोराइड का कारण खारा होता है, जो समुद्र का जल होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा, डूबी भारी भरकम जहाज और तैरता उसमें क्या खूबी है। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में है। सुई लकड़ी फिर भी डूबी, बहती नदी रवानी है। ये ठीक देखिए, अभी देखा होगा कि आपने कि हवाई जहाज भी जो आपका बोट होता है, नाव बोट, या फिर आपका जो हवाई जहाज जो आपका बोटिंग होता है, वो भी क्या पानी में तैरते हैं। तो किस कारण तैरते हैं? जो उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। जैसे जल प्रदूषण के रोग कौन कौन से हो सकते हैं? मिनी माता रोग किससे होता है? ये कई बार पूछा गया। पारे की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई ये कैडमियम की अधिकता के कारण हो जाता है। ब्लैक फूड किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक जब ज्यादा हो जाती है तो इसके कारण क्या है? ब्लैक फूड हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार भी पूछे गए हैं। मिनी माता रोग, इटाई ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, प्रदूषित जल द्वारा होने वाले रोग कौन से होते हैं? जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस, अतिसार और पोलिया। ये सब क्या है? जो दूषित जल उपयोग उसके कारण ये सब रोग हो जाते हैं। जैसे बूंद बूंद से, अब बूंद बूंद से थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इससे हम आगे बात। माधव राजस्थान बज्जू गांव में रहता है। गांव देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। माधव के घर में जब सब परेशान है, वैसे ही हर साल गर्मी से पानी की बहुत ही कमी होती है। इस साल में बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। अब उसकी माँ और बहन भी दूर जाना पड़ता है। पानी लाने के लिए आस पास वाली बावड़ी सूख गई है। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने के लिए कई किलोमीटर क्या है, मतलब कई घंटे लग जाते हैं, और गर्म रेत चल चल कर उसके पैर जो है जलते हैं और छाले भी पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे ये कौन सा गांव है? वैसे रेगिस्तान का गांव है, ठीक है। वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमती होती है क्योंकि बहुत ज्यादा वहां गर्म होता है। गांव की खुशी इस लहर से उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधव पिताजी ऊंट गाड़ी के पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं या खास तरीके से किया जाता है, जैसे टाका का बना। क्या तुम जानते हो टाका क्या होता है और कैसे बनाते हैं? जैसे देख सकते हैं, आंगन में जो है गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। जैसे आंगन में क्या होता है, जैसे बारिश का अगर पानी हुआ तो उसकी छतें क्या होती है? ढलान टाइप की होती है। तो जब बारिश का पानी होता है तो उसमें क्या इकट्ठा हो जाता है, तो बाद में इसको यूज कर लेते हैं। टाके का ढक्कन से बंद भी रखते हैं। टाके के लिए घर की छत कुछ ढलाव का बना रहता है, जिसमें छत की गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके इकट्ठा हो सकते हैं। इस छत में नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा क्या है कांटे में ना जा सके, इसलिए साफ मानी जाए। जैसे इस तरह का आपने देखा होगा राजस्थान में बनाया जाता है। इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है, जब ढक्कन को खोल देते जब बारिश होती है इस तरह का नाला, तो इसमें क्या है पानी इकट्ठा हो जाता है, बाद में इसको क्या है इस्तेमाल करते हैं। जैसे
अभी मैंने वही चीज बताया है, माधव राजस्थान जो बच्चू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों तरफ ही रेत ही रेत दिखाई देते, जब कभी भी रेत नहीं उड़ती तब कुछ भी घर जाते ही माधव घर में जब परेशान है। वैसे ही हर साल में गर्मियों में पानी की बहुत ही कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हो जाती, जबकि उसकी बहन को भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास बावड़ी सूख गई है। ठीक है, तो वही चीज है जो मैंने आपको भी स्टोरी सुनाई। देखिए, कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और यह खास तरह से किया जाता है, जैसे टाका बनाकर। क्या तुम्हें टाका जानते हो? टाका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये आपकी बावड़ी है। ठीक है, वही आपकी जो है टाका। ये बावड़ी के बारे में पूछा जाता है, कुआं बावड़ी क्या है? ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, कुआं बावड़ी क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये कुआं बावड़ी एक होती सीढ़ीदार तर सीढ़ीदार, ये उतरने चढ़ने के अलग अलग रास्ते होती, इसमें पानी इकट्ठा किया। जैसे तुम्हें क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र के देखकर क्या तुम्हें अंदाजा लगा पा रहे हो? सीढ़ियां जमीन के नीचे तक कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। जैसे पुराने जमाने के लोग काफिले बनाकर लंबे सफर रहते थे। अक्सर लोगों को मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए कई जगह में बहुत सुंदर सुंदर बावड़ी बनाई गई है। देखिए, ये एक तरह की बावड़ी है जो पानी क्या है इकट्ठा किया जाता है। जब वहाँ कमती पड़ जाती तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये सीढ़ीदार सीढ़ीदार होती है, जहाँ तक पानी पूरा फुल होता है। जब पानी कमती होता रहता है तो एक सीढ़ी नीचे फिर उतर के लिया जाता है, और इसके आने जाने की रास्ते भी अलग होते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सीटेट में पूछा गया है। जैसे सीढ़ीदार कुएं बावड़ी जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी प्रयोग होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जैसे ये आपकी है बावड़ी। थोड़ा इस तरह से आप डायग्राम इसका देख सकते हैं। ओके, जैसे कुएं सूखने के प्रमुख कारण, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। कुएं सूखने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी से सीमेंट से ढका जा रहा है, जिसमें वर्षा का पानी क्या जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण क्या है कुएं सूखते जा रहे हैं। जैसे पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है? और चर्चा करो। जैसे कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, जैसे मोटर लगा लिए जाते हैं। ठीक है, अब वैसे भी आजकल तो सब समय समरसेबुल लगा लेते हैं। कुआं का प्रयोग तो बहुत ही कम लोग करते हैं, तो उससे क्या है कुएं इसी कारण सूख जाते हैं। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब वो नहीं हो रहे हैं। पेड़ों के आसपास पार्क भी जमीन की सीमेंट से क्या है पक्का कर दिया गया है। इसी कारण क्या है कुएं सूख रहे। जरा सोचो, जरा क्या आपको सोचना है। 1886 में जोधपुर आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बारसी बावड़ी को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोग मिलजुल कर बावड़ी में 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद भी अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। अब फिर से बावड़ी क्या है भुला दिया गया है। देखिए, अब कोई बावड़ी का प्रयोग नहीं करता है। ओके, पहले क्या है बावड़ी का प्रयोग करते। बूंद बूंद दरिया दरिया। अब इसमें क्या है बात करते हैं पुरानी। थोड़ी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप थ्योरी थोड़ा जानेंगे। बात पुरानी है, यह है कि 650 साल पुरानी ये एक घड़ी शीर्ष है। ठीक है, पूछा गया है। सरयानी तालाब है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सील लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट और सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हॉल, ना जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते और जल से होते हैं। गाने बजाने का प्रयोग भी होता था। इस घाट पर बनाए गए स्कूल आसपास बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात पर ध्यान रखते हैं कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। जैसे मीलों तक फैले ही घड़सेल या बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया कि जब वह पानी भर जाता है तो बाकी पानी क्या है बहकर नीचे की बनने की तालाब में चला जाता है। जब भी
लबालब भर जाता है तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। लेकिन इस तरह की घड़ी सील बनाई जाती है कि एक तालाब इधर बनाया गया, एक तालाब इधर, अगर इसमें पानी भर गया तो इसमें फिर जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ओके, इस तरह से ये बनाई गई थी। पानी तीसरे तालाब में चला जाता, इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस से जुड़े थे। पुराने साल पूरे साल पानी की इकट्ठा परेशानी नहीं होती थी। जैसे आज भी घड़सील जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते का मकान और कॉलोनियों बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। देखिए इसी तरह से क्या है, इसीलिए पानी की क्या हो गई है, कमती हो गई। जैसे घड़सील के बारे में थोड़ा हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं, ठीक है। घड़सील क्या है, सर यानी तालाब। इसे जलसर के राजा में घड़सील के लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इन दोनों के तरफ पक्के घाट सजे हुए और बारांदे कमरे के बड़े हॉल आदि थे। जैसे मीलों तक फैले एक घड़सील में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया कि जब वह पानी से भर जाता तो बाकी पानी बहकर नीचे हुए तालाब में चला जाता है। वह भी पूरा क्या है, भर जाता है, पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। इसी तरह से 9 जलसर बनाए गए थे कि एक दूसरे से पानी क्या है, जाते रहे, ठीक है। जैसे इसी तरह से 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूरे साल में पानी में कोई परेशानी नहीं होती थी। आज घड़सील का उजड़ ही गया है। 9 तालाब के रास्ते मकान कॉलोनी गई है। इकट्ठा होने वाला पानी तालाब की तरफ ना जाकर बेकार ही बह जा रहा है। ओके, अब मृत सागर क्या होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मृत सागर क्या है। कई बच्चे उसमें मृत सागर के वो जहरीले की वजह से उसमें क्वेश्चन लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये कोई मृत सागर जहरीला नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा क्या है, नमक होता है, आयोडीन होता है, कि आप उसमें क्या है आराम से तैर सकते हो। इस तरह का ये मृत सागर होता है। तो हम इस पे हम बात कर लेते हैं। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पहली बार है। देखिए, वैसे तो सभी सागरों में पानी नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में कितना होता है, 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हमें ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से क्या आप लेटे हो। जैसे आपको थोड़ा पिक्चर दिखाते हो, ये देखिए बंदा बिल्कुल आराम से लेटा हुआ, आप उसमें क्या है आराम से लेट के अखबार भी पढ़ सकते हो, इतना खारा ये पानी होता है। जैसे मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों में पानी नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन, लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। इतना नमकीन चख भी जाओ तो बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो ये है, मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं वैसे आराम से लेटे हो, ठीक है। तो इसी कारण ये क्या होता है कि ये मृत सागर के बारे में बताया गया है। याद है नींबू को तुमने नमक में पानी में तैरता देखा होगा। जब नींबू क्या है, नमक का पानी होगा, इसमें नींबू आप डालेंगे तो क्या है, वो तैरता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों का आवरण वायुमंडल होता है। जैसे वायुमंडल का संगठन होता है, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है 78%, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑक्सीजन कितना होता है 21% पाया जाता है। आर्गन आपका 0.9% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका आता है 0.3% होता है। नियोन आपका पाया जाता है 0.0018% होता है। ओके, सॉरी ये ओके, एक सेकेंड, अच्छा चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, क्षोभ मंडल क्या है। तो क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल देखिए, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर की वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। क्षोभ मंडल 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। जैसे इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। वायु की सर्वाधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है। जैसे समताप मंडल पे क्या होता है, तो समताप मंडल जो आपका होता है, ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ओजोन आपकी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। समताप मंडल को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की सुरक्षा कवच, क्योंकि यह सूर्य की आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती है। ओके, ओजोन जो है परत आपकी मोटाई किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा सेंटीमीटर के द्वारा डॉप्शन यूनिट से मापा जाता है। CFC गैस के कारण ओजोन परत में अटलांटिक और दक्षिणी ध्रुव पर छिद्र हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
1987 में कनाडा मॉन्ट्रियल शहर से हुआ था। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछा गया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। समताप मंडल वायुयान में उड़ने के लिए आदर्श है, क्योंकि जो जितने वायुमंडल जो उड़ते हैं जहाज वगैरह ये सब समताप मंडल तक ही उड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। उल्का पिंड मध्य मंडल के आकार जलने लगते हैं। जैसे आयन मंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। देखिए मध्य मंडल जो है आपकी सबसे ठंडी परत थी और आयन मंडल आपकी है सबसे गर्म परत है। इसमें रेडियो तरंगे परावर्तन आयन मंडल पे से होता है। भू आधारित उपग्रह आयन मंडल पे स्थापित किए जाते हैं। बहिर्मंडल क्या है? इसमें वायुमंडल सबसे बाहरी परत होती है। इसमें परत में वायु सबसे कम और घनत्व पाया जाता है। जैसे नोट करके याद रखिएगा, क्या है आपका? पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊपर अंतरिक्ष पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कर्क लाइन जो है, ये जो आपकी कर्क लाइन जो होती है कहाँ पे होती है? तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इससे उपरित अंश में होती है। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरिक्ष यात्री के बारे में। ठीक, अंतरिक्ष यात्री के बारे में हम आपसे कल बात करेंगे यहाँ से। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग का है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।